प्रश्न है वह है कि चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो गई। तो कई बार ऐसे आंकड़े पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 86 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो यह भी याद रखिए कितनी सेंटीमीटर बढ़ी, 86 सेंटीमीटर बढ़ी है। और बढ़कर ये कितनी हो गई है, 8848.86 मीटर हो गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया गया है या दिया गया है। तो यह है, आप चार ऑप्शन देखिए, इसमें जो ब्रेक डांस है इसको जो है ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में होने वाला है आपका ओलंपिक 32वें नंबर का। ये जो पेरिस में होगा ये 33वें नंबर का ओलंपिक होगा, जबकि जो 32वें नंबर का ओलंपिक है इसको होना था 2020 में, परंतु कोविड-19 की वजह से इसको एक साल टाल दिया गया, अर्थात जुलाई 2021 में इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना किस उद्देश्य से की है। चारों ऑप्शन देखिए। तो यह जो है यह संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इन खेलो इंडिया लघु केंद्र, यहाँ लघु होना चाहिए, लघु केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो देखिए हुआ क्या कि अभी 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन टर्फ 2020 के दौरान खेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है। इससे संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया होगा और साथ ही देश में खेल संस्कृति के विकास में मदद भी मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगला है, भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो फकीर चंद कोहली को जाना जाता है। अगला है, किस राज्य ने एकमुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है, जिसे इंग्लिश में या शॉर्ट में ओटीएस कहते हैं। इसको 2020 का पूछ रहा है, तो गोवा में प्रारंभ किया गया। अगला है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन के विषय में गलत कथन चुनना है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें से जो बी ऑप्शन है यह इसका आयोजन दिसंबर 2020 में नहीं बल्कि 23 से 24 नवंबर 2020 को हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। जबकि ये जो अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन हुआ है इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इसमें शामिल हुए। और यह जो पूरा आयोजन है यह जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में वर्चुअल माध्यम से इसको आयोजित किया गया है। और इसकी जो सह मेजबानी है वो संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार के द्वारा इसको सह आयोजित किया गया। और इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए 80 मिलियन डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टार्स योजना के विषय में कौन एक कथन सुमेलित नहीं है। तो आप चारों कथन पहले देख लीजिए। तो जो चारों कथन है इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आप देखें, यह योजना अक्टूबर 2020 से पूरे देश में लागू है। यह पूरे देश में लागू नहीं है बल्कि केवल 6 राज्यों में इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। और यह विश्व बैंक से वित्त पोषित योजना है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करना, राष्ट्रीय स्तर में डेटा और असेसमेंट सिस्टम में सुधार करना है तथा टीचिंग एवं लर्निंग आउटकम में सुधार करना है। इस तरह से इसके उद्देश्य यह 6 राज्यों में कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा में इसको लागू किया गया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो अभी हाल ही में ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी जिसके तहत सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत की जो स्थान है वो पहला है। कुल जितना विश्व में उत्सर्जन होता है उसका 15% अकेले जो है भारत उत्सर्जित करता है। तो पहले नंबर पे आपका भारत है। आगे चलते हैं। स्वामित्व योजना के विषय में विचार कीजिए और यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं उनको आप चारों देखिए। तो इसमें से बताना चारों में से कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को होती है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। इसके द्वारा संपत्ति कार्ड धारक के वितरण का शुभारंभ करना है। यह पूरे देश में लागू है। तो ये चारों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2020 में किस देश में बंदर का 6.4 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला है। तो यह जीवाश्म चाइना में मिला है। अगला है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में गलत कथन चुनिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है आपका
कि यह मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। नहीं, 13वां नहीं बल्कि 12वां है, 12 नंबर का है। और याद रखिएगा जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यह एमपी का तीसरा है, पंचमढ़ी अमरकंटक के बाद यह तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खोजा गया विष्णु मंदिर किस देश में, मतलब किस देश में हाल ही में विष्णु मंदिर खोजा गया है? तो यह पाकिस्तान में खोजा गया है। कहाँ पे? पाकिस्तान में खोजा गया है। और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात जिले में 1300 साल पुराना यह जो है मंदिर मिला है, जो कि विष्णु का है। और इस समय ये मतलब इस काल 1300 साल पुराने समय में यहाँ पर हिंदू शाही या काबुल शाही का शासनकाल था 850 से लेकर 1026 ईस्वी में। और ये जो हिंदू शाही या काबुल शाही थे, ये एक हिंदू राजवंश था, इनका यहाँ पर शासन था। इसी दौरान ये मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भौतिकी का नोबेल पाने वाली एंड्रिया गेज किस नंबर की महिला बनी है? तो ये चौथी नंबर की महिला बनी है जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो 2020 के लिए जो भौतिकी का नोबेल है वो 3 लोगों को दिया गया है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रिनहर्ड गेजल और अमेरिका की एंड्रिया गेज। अब इनमें से किसको किस लिए मिला? तो संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया है। रोजर पेनरोज जो है, इन्हें आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल्स के निर्माण का पता करने के लिए, मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि एंड्रिया गेज और रिनहर्ड गेजल को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के विषय में गलत कथन चुनिए, कौन सा इसमें से गलत है? तो आप चारों कथन देखिए। तो यह गैर सरकारी संगठन जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, सही है। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तथा बहामास शीर्ष स्थान पर है, मतलब सबसे अधिक जो क्लाइमेट की दिक्कत है, मतलब कह सकते हैं पर्यावरणीय जो समस्याएं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होंगी वो कहाँ पे है? मोजाम्बिक में, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे बहामास। और इस श्रेणी में भारत 7वें स्थान पर आता है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्वजीत चटर्जी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। अगला 25 दिसंबर को मनाने जाने वाले सुशासन दिवस की शुरुआत कब से की गई? 2014 से की गई। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के अवसर पर इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आप पढ़िए और इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसके जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फेस स्कैन करने वाला जो पहला देश है वो सिंगापुर बना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूल के बेबल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष किस देश के समूह के साथ चुना गया है? और यह 8वीं बार भारत चुना गया है। 8वीं बार भारत चुना गया है। और भारत के साथ जो 5 देश हैं, मतलब कुल मिला के 5 देश जो चुने गए हैं भारत के अलावा, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे। नाम याद रखिएगा, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे। इन्हें 2 वर्षों के लिए 2021-22 के लिए इस समूह में चुना गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की सबसे ऊंची 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह कांस्य प्रतिमा जो है चंदौली में इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, भारत किस देश को सिंधुवीर पनडुब्बी सौंपेगा? तो भारत जो है म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी सौंपेगा। अगला है, देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? तो पुडुचेरी में बनाया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो 4 ऑप्शन आप देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं जो इसमें सही वाला उसको बताता हूं। डी ऑप्शन आप देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी, बल्कि जो सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में किस विषय को अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आप 4 ऑप्शन देखिए, उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, परंतु उद्देशिका की जो भाषा है
वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देश्य का या जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ना कि अमेरिका से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, हमें निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करना है। कौन सा इसमें से सुमेलित है ये बताना है। तो आप देखें, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो बाकी उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 239 में किया गया है, जबकि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो है आर्टिकल 239 काका के अंतर्गत या 239 ए के अंतर्गत किया गया है। जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 241 के तहत किया गया है, और 242 जो है ये आर्टिकल इसे निरसित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 240 है ये क्या है? अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की सख्त की बात की गई है। यहाँ पर एक आर्टिकल और याद रखिएगा 315 के साथ ही आर्टिकल 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। आगे चलते हैं, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल 315 है इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की ऐसा शीर्षक दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे हमें सूची को सुमेलित करना है। तो देखें, राज्य सूची में आपका आर्थिक नियोजन आता है, केंद्र सूची में बीमा आता है, समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आता है, और राज्य सूची में निखात निधि आता है। तो आपका 2143 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, राज्य सरकारें भाग 6 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, जबकि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, जबकि जो प्रकीर्ण या मिसलेनियस ये भाग 19 में है। किसमें? भाग 19 में है, ठीक है। और जो भाग ये आपका 21 है ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखें, तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कारण दिया गया भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो आप देखें, पहला भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है, परंतु भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, परंतु मृत्युदंड इसके तहत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 पे आप चलें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, इसमें से ए बी सी ये सुमेलित हैं, परंतु आप अनुच्छेद 50 का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये आर्टिकल 51 के तहत है, आर्टिकल 51 के तहत। जबकि अनुच्छेद 50 के तहत क्या है? इसके तहत आपका मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम जो है 3 वर्ष तक होती है, परंतु इसमें भी कुछ कंडीशन है। जैसे कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा 356 के तहत, तो पहले 2 माह के लिए होगा, फिर उसके बाद संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। तो संसद से अनुमोदन के बाद 6 माह तक आपका चलता है, 6 माह तक, और हर 6 माह के बाद इसको संसद से दोबारा अनुमोदित कराना पड़ता है। इस प्रकार से मैक्सिमम 3 सालों तक ही ये हो सकता है। और पहली बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन 1951 में 1951 में पंजाब में लगाया गया था। अगला है राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जो है ये आपका प्रत्येक नागरिक का ये क्या है? मूल कर्तव्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये 89 में संविधान संशोधन अधिनियम से है। जबकि निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के सीट में आरक्षण, ये आपका 93 में संविधान संशोधन में है। न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वें संविधान संशोधन, और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 101वें संविधान संशोधन। अर्थात इस प्रकार से 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही है।
भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है नहीं, गलत है। चूंकि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में जो होता है वो राजा वंशानुगत होता है, परंतु यहाँ पर चुना जाता है राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटेन से मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखें ए सही है और आर आपका गलत है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनके टेन्योर कोई फिक्स नहीं होती है, आर्टिकल 76 के तहत इनको नियुक्त किया जाता है, अटॉर्नी जनरल। 39 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो आप देखें चारों ऑप्शन, इसमें से जो डी ऑप्शन आप देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/8 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब वो अपनी जमानत खो बैठता है। यहाँ 1/8 नहीं 1/10 होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि अभिलेख न्यायालय की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है, 129 में कही गई है, 129 में कही गई है। जबकि 131 में आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है और 133 में जो है हाई कोर्ट से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता की बात कही गई है। और 137 में आपका पुनर्विलोकन या जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं पहले, उनका रिव्यू करने से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, राज्य विधान परिषद में सही कथन कौन सा है। यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये सही है, तो सी आपका गलत है। अगला है 15, क्वेश्चन नंबर 42 देखें, 15वें वित्त आयोग के विषय में गलत कथन चुनिए। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए। इसकी अध्यक्षता एनके सिंह ने की, सही है। राज्य की हिस्सेदारी 41% निर्धारित की गई। यह रिपोर्ट 5 खंडों में नहीं बल्कि 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, 4 खंडों में। और रिपोर्ट का शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग है। 43 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो महाराष्ट्र एवं गुजरात अनुच्छेद 371 में इसका वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें असम एवं मणिपुर, तो इसका अलग अलग आर्टिकल में है, एक ही में नहीं है। असम के बारे में आर्टिकल 370, असम के बारे में जो है आपका 371 खा में है, 371 खा में, जबकि मणिपुर के बारे में जो है 371 गा में है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना अनुच्छेद 371 घा सही है। गोवा अनुच्छेद 371 झा, ये भी सही है। अगला है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। मतलब ये जो महाजनपद रहे 16 महाजनपद और उनका वर्तमान में किन क्षेत्रों में इनका विस्तार था, उसको सुमेलित करना है। तो देखें आप, जो मत्स्य है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा है। मत्स्य वाला जो महाजनपद था ये आपका राजस्थान वाले इलाके में फैला था। इस प्रकार से आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ए वाला सुमेलित नहीं है। अश्मक ये गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, सही है। अंग जो है भागलपुर तथा मंगूर बिहार में। चेदी बुंदेलखंड, ये भी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो लंगनाज, लोथल, रंगपुर, ये जो है आपका गुजरात में है, जबकि दमदमा जो है गुजरात में नहीं है। लोथल भोगवा नदी किनारे है, रंगपुर मादर नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो आप देखें, जो वरुण है ये ऋतु का नियामक अर्थात 2 ये माना जाता है। पूषण जो है, यहाँ देखिए, पूषण आप ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो पूषण के लिए है वनस्पतियों में औषधियों का देवता, परंतु आप पढ़िए तो पूषण जो है वो पशुओं के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं, पशुओं के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पे पशुओं का ऑप्शन है ही नहीं है। जबकि वनस्पतियों में औषधियों का देवता सोम को माना जाता है। किसको, सोम को माना जाता है। इंद्र को, किलों को तोड़ने वाला, सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो उसने वर्ण एवं जाति को जो है अस्वीकार किया। ये कथन जो है हमें बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उसने बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया नहीं, अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था। उसने
कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, बिल्कुल सही है। कर्मतः पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, सही है। आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया, ये भी सही है। अर्थात 2, 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखें अजीतनाथ, इनका जो चिन्ह है प्रतीक वो हाथी। नेमिनाथ जो है इनका साथिया स्वास्तिक नहीं है, बल्कि नेमिनाथ का जो है नोलोत्पल है। क्या है? नोलोत्पल है। जबकि साथिया स्वास्तिक जो है सुपार्श्वनाथ का है, और पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह है। अगला है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो आप देखें इसमें से ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने राज सिंहासन संभाला। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है इनका पुत्र बिंदुसार जो है वो संभालता है, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इसके अलावा याद रखिएगा बिंदुसार के समय डायमिकस भारत आता है, सही है। जो डायमिकस था ये सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपने दूत के रूप में यहाँ पर भेजा था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आता है, और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में है। अगला है 51 नंबर, राष्ट्रकूट वंश के विषय में गलत कथन चुनिए। इसकी स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी, बिल्कुल सही है। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए 736 है, कई आप किताबों में देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 752 दिया गया है। दंती दुर्ग ने प्रतिष्ठानपुर या पैठण को अपनी राजधानी बनाया। नहीं, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी मणिकर या मानेखेत थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मणिकर या मानेखेत थी। जबकि जो प्रतिष्ठानपुर या पैठण है ये सातवाहन वंश जिसकी स्थापना सिमुक करता है उनकी राजधानी थी। और दंती ये जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष का जन्म सैनिक छावनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। अमोघ वर्ष जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, और कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की थी कन्नड़ भाषा में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की देखें, महाबलीपुरम के रथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और इसने ये पल्लव वंश है, ये जो हैं ये पल्लव वंशीय राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण करा। ये नरसिंह वर्मन प्रथम, ये जितने भी 4 ऑप्शन ये पल्लव वंशीय राजा हैं। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 53, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? तो ये बलबन की लौह नीति जो है ये बलबन की थी। याद रखिएगा इसके कुछ अन्य कार्यों को। तो 1266 ईस्वी में तुर्काने चहलगानी का जो विनाश है या उसको समाप्त करने का कार्य जो है इसके द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और इसको जो है उल्गू खां की उपाधि प्रदान की गई थी, उल्गू खां। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, विजयनगर के उस पहले शासक का नाम बताइए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय रहे हैं, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा और बेलगांव को छीना था। इनका जो कार्यकाल रहता है 1377 से लेकर 1404 तक रहता है। और ये संगम वंश में जो 4 आपके वंश रहते हैं, संगम, सुलुप और आर्बीडू वंश, इनमें से संगम वंश से संबंधित रहे हैं। और हरिहर द्वितीय जो हैं इनकी जो उपाधियाँ थी इस महाराजा धीराज और राज परमेश्वर नामक उपाधियाँ थी। अगला है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिखाई पड़ता है? तो ये बलबन के मकबरे में आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। यहाँ पे 2 सूचियों को सुमेलित करना है। तो आप देखें हसन निजामी की ताजुल मासिर है, अर्थात ए का 2 है। याहिया बिन अहमद की जो पुस्तक है वो तारीख मुबारक शाही है, अर्थात इसका 1 हो जाएगा। खुसरो की जो है आपका तारीख हिंद है, 4 हो जाएगा। मिनहाजुल सिराज 3 तबकाते नासिर है। तो आपका 2143 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप देखें
जो आपका डी ऑप्शन है, फतेह उल्लाह इमाद शाही वंश के संस्थापक थे, मलिक अहमद निजाम शाही वंश, अमीर अली बरीद शाही वंश, और आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 58, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो आप चारों ऑप्शन देखें, इसने जजिया घर को हटा दिया था, गौहत्या निषिद्ध कर दिया था, बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करा, तो ये तीनों ही कथन सही हैं, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को प्राथमिकता दिया जाना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर सजाना है। तो आप देखें यहाँ पर चारों ऑप्शन, चार कथन है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को होती है। 1852 को होती है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में होती है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। जबकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है। ठीक है, 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू के द्वारा। तथा द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में राजा राधाकांत देव के द्वारा और अन्य के द्वारा मिलकर के की गई थी। तो इस प्रकार से आप देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले जो है आपका 1851 वाला द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आ जाता है, तो 4 हो गया। फिर बॉम्बे एसोसिएशन 52 में 1, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इसके बाद जो है आपका 4 हो गया, 1 हो गया। अब दूसरे नंबर पे, तीसरे पे क्या आएगा? इंडियन एसोसिएशन 1876, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा? मद्रास महाजन सभा 1884। 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। संस्थान और उसके संस्थापक। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें से देखना कौन कितने सुमेलित हैं। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने की थी। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना कलकत्ता मदरसे की स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग करता है। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन करता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड काले बेल्जली करता है, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में विलियम जोन्स करता है। तो इस प्रकार से इसमें केवल एक ही सुमेलित है, कौन सा? वो है 3 वाला, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने की थी। किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी। जबकि श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। कौन कौन से? बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, अर्थात 1, 2, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 64 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे का निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो इसमें आप देखें गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा काउंसिलों में प्रवेश करता था, उन्हें काम न करने दे करके 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना भी इसके कारणों में शामिल था। तो इस प्रकार से 1 और 2 जो है ये सही है, बी ऑप्शन आपका। यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा और अन्य के द्वारा मिलकर के की गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है? ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, सही है, इनकी पुस्तक थी। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक थी अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, सही, चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। B.D. सावरकर की पुस्तक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1817। तो डी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, किसको जोड़ता है? तो ये आपका
अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि भूमध्य सागर और काला सागर को कौन जोड़ता है, इसको बोस्फोरस जल संधि है वो जोड़ता है। और याद रखिएगा जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, इसके अलावा स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, मतलब क्या कहते हैं अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का कार्य करता है। जबकि आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, इसको बेरिंग जो जल संधि है वो जोड़ने का कार्य करती है। अगला है टर्की किनके मध्य स्थित है, तो जो टर्की है ये आपका काला सागर, ब्लैक सी और भूमध्य सागर के मेडिटेरेनियन सी के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आप देखें पोलैंड में विस्ला नदी बहती है, ईरान में टिग्रिस नदी नहीं बहती है, ठीक है, ईरान में टिग्रिस नदी नहीं बहती। टिग्रिस नदी या इसे दजला नदी भी कहते हैं, यह तुर्क और टर्की और इराक में बहती है, जबकि वेनेजुला में ओरिनेको नदी, अमेरिका में मिसिसिपी नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, इनको मिलाना है। तो जो बोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर 2। सरदरिया जो नदी है ये आपका अरल सागर में जाकर गिरती है। मैकेंजी नदी जो है ये आर्कटिक महासागर में, मतलब 4। डेन्यूब जो है ये काला सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से 2143 आप देखें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेंच या गर्त जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। तो जो डायोमेंटिना है ये आपका हिंद महासागर में, जबकि मेरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है या गर्त है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पेट्रिको ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। एल्यूशियन जो है ये भी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला है बृहद ज्वार कब आता है, तो जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो बर्बर जनजाति मोरक्को में है, बर्बर जनजाति मोरक्को में, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में है, जबकि जो बोरा जनजाति है ये सूडान में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन वाला क्षेत्र है, अमेजन बेसिन, वहाँ पर पाई जाती है बोरा जनजाति। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, मतलब क्या सुमेलित नहीं है। तो आप देखें इसमें 73 में तो मैग्नीटोगोर्स लोहा इस्पात, बर्मिंघम जलपोत निर्माण, वूपरताल ऊनी वस्त्र, क्योंकि जो नगोया है इसे जापान का डेट्रॉयट कहते हैं और यह मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, निम्न सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर आपका ए का 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो ये आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली में, तो 3 हो गया। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका कहाँ पे है, ये आपका चेन्नई में है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। इस प्रकार से 4 3 2 1 यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड, 4 3 2 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है विश्व में स्वर्ण के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है। तो उत्पादन में शीर्ष पे चाइना है, ठीक है, पहले पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे रशिया है। जबकि संचित भंडार के मामले में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक संचित भंडार है, पहले पे संचित भंडार में ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे दक्षिण अफ्रीका है, तीसरे पे रूस और चौथे पे अमेरिका है। अगला है भारत में काजू के उत्पादन में शीर्ष राज्य का क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है काजू का वो महाराष्ट्र में होता है, फिर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आप देखें भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम में है, सही है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान है, मतलब सुमेल असत्य कौन सा है आपका बी वाला ऑप्शन आप देखें ये असत्य है। जबकि भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है या अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। और नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। अगला है यहाँ पे कोयला क्षेत्र और राज्य की को देखा गया है। तो आप देखें इसके भी ऑप्शन सही नहीं बनाए गए हैं थोड़ा सा। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में सुमेलित नहीं है, करणपुरा झारखंड, नवेली आंध्र प्रदेश और विश्रामपुर ऊपर भी हमने देखा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो यह 146.65 मिलियन हो गई। अगला है भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा
किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चार ऑप्शन देखिए, तो यह जो रेखा है यह आपका झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो जो 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी देशांतर है, यह भारत या पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तथा यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, कर्क और मानक समय रेखा जो है ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के निकट काटती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 देखें, यहाँ पे झील और राज्य को सम्मिलित करना है। तो हमीरसर झील जो है ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंचार झील, अचार झील नहीं, अंचार झील है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नक्की ये राजस्थान में है और फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो देखें इसमें से कावेरी की सहायक नदियों में हेमवती, भवानी, नोइल, लक्ष्मण तीर्थ, अकरावती, अमरावती, सुवर्णवती, ये सब है। जबकि जो आपकी तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो आप देखें मरखा घाटी लद्दाख में सही है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, नेलांग जो है नेलांग घाटी सिक्किम में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है, अर्थात सी ऑप्शन सही नहीं है। जुकू घाटी नागालैंड। 84 देखें, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले अस्फाल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन, फिर रेल अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन होता है, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, यहाँ पे परियोजना और नदी को सुमेलित करना है। तो आप देखें मैंटूर परियोजना कावेरी पर, सलाल परियोजना चिनाब पे, अलमट्टी कृष्णा पे, दुलहस्ती जो है झेलम पे नहीं है, दुलहस्ती जो है झेलम पे नहीं बल्कि चिनाब नदी पे। किस पे है? ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, झेलम पे कौन कौन सी है? झेलम पे आपके तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, मेघना परियोजना और किशन गंगा परियोजना है। जबकि चिनाब पे जो है दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, झेलम और चिनाब वाला जो है बहुत कंफ्यूज करता है, कभी भी एग्जाम देने जाइए उसको देख करके जाना चाहिए। आगे चलते हैं, यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बात करें तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध जो नॉर्मली है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जब इसके चालक या तार का सेक्शन मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा और पतला होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। इस प्रकार से R मान लीजिए प्रतिरोध है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है L लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, इस प्रकार से। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसकी तीव्रता का मात्रक जो है अस्ट्रेंड है। क्या है? अस्ट्रेंड है। 87, 88 देखते हैं। 88 है लियोपार्ड मैट्रिक्स, संबंधित है किससे? लियोपार्ड मैट्रिक्स जो है पर्यावरण अभिप्रभाव की आकलन विधि से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसके में सिलिकन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 90 नंबर, मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग कौन सा है? तो प्रमुख सोचने वाला भाग जो है वो क्या है? अग्र मस्तिष्क है। जबकि जो हाइपोथैलेमस है यह जो है हार्मोन सेक्रेट करता है और यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। जबकि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण करता है। जबकि जो थैलेमस होता है वो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। 91 देखें, पाचन के दौरान वसा का परिवर्तन किस में होता है? तो पाचन के दौरान लाइपेज एंजाइम की वसा से इसका जो परिवर्तन है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए कथनों से सत्य कथन को चुनना है। किसको? सत्य कथन को चुनना है। तो आप इसमें देखें सत्य कथन कौन सा है? तो स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण द्वारा करते हैं। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन, लोहा जैसे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये भी सही है। अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी सही है।
डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी कथन सही है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित, अगला है 93 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें इसमें गलत कथन बताना है। तो आप देखें, जो पहला कथन है, कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 8 या 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये 8 या 4 जोड़ी नहीं होती बल्कि 6 पाद होते हैं। कितने होते हैं? 6 पाद होते हैं। और जुगनू कीट वर्ग के परिवार में आता है। कीटों में ट्रेकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मैलिपिथी नलिकाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, यहाँ पे स्त्रावित ग्रंथि और हार्मोन को बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जबकि अधिवृक्क जिसे एडर्नल ग्लैंड कहते हैं, इससे आपका अवट्टू ग्रंथि, इससे जो है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन, अधिवृक्क से एड्रीनेलिन हार्मोन या जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, यह सीक्रेट होता है। जबकि जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन, इससे यह जो है अवट्टू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड कहते हैं, उससे यह सीक्रेट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 को देखें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रयोग से बिना परागण व निषेचन के संतरा, नींबू, अंगूर, केला जैसे फल का विकास होता है। तो यह ऑक्सिन, इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। जबकि एथिलीन जो है फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सिन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, जबकि जिबरेलिन पौने पौधे को लंबा करने का कार्य करता है। और एबिसिलिक अम्ल जो है, एबिसिलिक अम्ल, ये जो है वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। अगला है कोबाल्ट 16, आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। क्या? गामा किरणें निकालता है। 97 देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज है। ये अग्नाशय रस से सीक्रेट होता है। इसी प्रकार से जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन ये भी अग्नाशय रस से ही निकलता है। प्रोटीन को पॉलीप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें सुमेलित करना है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ठीक है। विटामिन B3, यहाँ पे पहला वाला जो है विटामिन जो है आपका, विटामिन B1 है। विटामिन B1 ये क्या है? थायमिन। विटामिन B1 जो है थायमिन 3 हो गया। विटामिन B2 जो है ये आपका रिबोफ्लेविन है, रिबोफ्लेविन है। विटामिन B6 जो है पैराडॉक्सिन है। क्या है? पैराडॉक्सिन है। और विटामिन 12 जो है ये आपका क्या है? कोबाइलामाइन, साइनोकोबाइलामाइन है, अर्थात 2 हो गया। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। बिल्कुल सही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं आपका। मेरे हिसाब से जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है। आपके हिसाब से क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 99 था, 100 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देखें, पोटेशियम क्लोराइड जो है माचिस में नहीं होता है बल्कि फास्फोरस होता है। माचिस में फास्फोरस होता है। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। शुष्क सेल में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, और संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है, किसकी होती है? तो यह लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन की मिश्र धातु होती है। अगला है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर होता है? तो यह वाटेज, कितने वाट इस्तेमाल आप करते हैं, वाटेज पे होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और जो वोल्टेज होता है ये विभव को मापता है। अगला है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आप देखें, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना, ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ना कि अपवर्तन की वजह से। 104 देखें, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। जब यह वेग प्लायन वेग से अधिक हो, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो, तो यह धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। अदरवाइज उससे कम होगा तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगला है पार्सेक मात्रक है किसका? लंबी दूरी को मापने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है।
अगला है 106 देखें, निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन या गलत कथन को चुनिए। विकास के उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई, बिल्कुल सही है। समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, ये भी सही है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम आरंभ किया गया, सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण है, ये सही नहीं है, था डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 107 देखें, मानव पूंजी निर्माण और बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा देश में लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, गोचर धन का संचय हो पाता है। चूंकि 3 देखिए 2 और 3 जो है सेम चीज़ें हैं, तो 1 और 2 या 1 एंड 3 कर लीजिए, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके, 2 ही कथन हैं। 108 देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन समावेशी शासन के अंग नहीं कहे जा सकते हैं। तो दोपहर का भोजन का सशक्तिकरण बिल्कुल है। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना सही है। उन स्वास्थ्य पर जन स्वास्थ्य को सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी सही है। परंतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, ये आपका समावेशी शासन के अंतर्गत नहीं आता है। 109 देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो आप चारों कथन पढ़िए। इसमें से जो तीसरा कथन है, ये 1 जनवरी 2019 से लागू मानी जाएगी, नहीं 1 जनवरी नहीं, 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी। 110 देखें, 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है और फिर आंध्र प्रदेश है। 111 देखते हैं, 111 विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। बाकी जो अन्य तीनों है, समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है। तो ये वाला आप क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दीजिए, ये सही नहीं लग रहा है इसे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा निम्न में से किस वाणिज्यिक फसल के लिए नहीं की जाती है। तो मूंगफली के लिए नहीं की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद सही है। भारतीय चाय बोर्ड असम में नहीं बल्कि कोलकाता में है और इसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953 के तहत 1 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। भारतीय रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल यहाँ पर है। अगला है, महारत कंपनियों के विषय में असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें चारों कथन आप पढ़िए। वर्तमान में कुल 14 कंपनियों को महारत का दर्जा दिया जा चुका है, नहीं 14 नहीं 10 कंपनियों को, जबकि 14 जो है ये नवरत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। हाल ही में इसमें शामिल 2 कंपनियां, पहले 8 थी, 2 और शामिल की गई महारत के रूप में। तो पहला है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला 116 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी। तो इसको 4 नवंबर 2011 को जारी की गई थी। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया जाता है। चूंकि जो GST है आपका, ये 1 जुलाई 2017 से लागू होता है और इसके अंतर्गत जितने भी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको सम्मिलित कर दिया गया। इसमें आपका जो है उत्पादन शुल्क है, मूल्यवर्धित कर है, सेवा कर है, मनोरंजन कर, ये सब आ जाते हैं। परंतु सीमा शुल्क जो है, सीमा शुल्क ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन को चुनना है। तो आप देखें इसमें से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन उसको देखें। 30 अगस्त 2019 से भारतीय राष्ट्रीय बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 12 नहीं है बल्कि 11 है। SBI को लेकर के कुल 12 हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, WTO के किस समझौते के अंतर्गत विशेष रक्षोपाय तंत्र को अपनाया गया। तो नैरोबी सम्मेलन 2015 के तहत। नैरोबी कहाँ है, केन्या की राजधानी। अगला है 120, जब RBI नकदी रिजर्व अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो इसके तहत नगद रिजर्व अनुपात के तहत बैंकों को कुछ धन जो है वो रिजर्व के तौर पर अपने पास रखना होता है। तो जब उनको इसको बढ़ा दिया जाएगा तो अधिक धन अपने पास रखना होगा, तो मतलब उनके पास रुपए उधार देने के लिए
पैसे कम होंगे, तो वाणिज्यिक बैंकों पर सुधार देने के लिए मुद्रा कम होगी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया। अगला चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस समिति ने भारतीय सभी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया है? अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। तो जो लकड़वाल समिति थी, इनके द्वारा यह सभी राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। देखिए, अभी तक भारत स्वतंत्रता के बाद से कुल 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया है जो कि इससे संबंधित रही, इस विषय से। इसमें पहला था योजना आयोग कार्य समूह 1962 का, फिर आपका BM दांडेकर और N रथ समिति था 1971 का, फिर अलग समिति आती है आपका 1979 में, लकड़वाला समिति आती है 1993 में, और सुरेश तेंदुलकर समिति आती है 2009 में, और रंगराजन समिति आती है 2014 में। आगे चलते हैं। देश में सर्वाधिक जन्म दर वाला शीर्ष राज्य का क्रम क्या है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। 123 नंबर क्वेश्चन देखें। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह है 24.56%। कितना है? 24.56% है। अतः सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट थी, यह इसकी 16वीं रिपोर्ट थी, और 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। और इसके तहत वनावरण जो है, कुल वनावरण और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 24.56 है, जबकि केवल वनावरण की बात करें तो वो कितना है? 21.67% है, जबकि वृक्षावरण की केवल बात करें तो 2.89% आता है। ठीक है। और कुल वृद्धि कितनी होती है? 0.65, मतलब वनावरण और वृक्षावरण को मिला करके। और याद रखिएगा, परसेंटेज के रूप में देखें, सर्वाधिक वनाच्छादन क्षेत्र कहाँ है, ये वन कहाँ पे हैं? तो मिजोरम नंबर 1 पे, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे होती है? सर्वाधिक वृद्धि आपकी कर्नाटक में हुई थी। अगला है नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव कवर में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे अधिक वृद्धि जो है गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये ब्रिटेन में प्रारंभ होती है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो यह 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में होती है। अगला है कथन और कारण देखना है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। पर्यावरणीय शक्तियों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का नियंत्रण होता है। इसको भी आप छोड़ दीजिए, एक कंफ्यूजन क्वेश्चन टाइप का है। 128 देखें। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 का घोषणा पत्र क्या था? तो ये जो रियो 20 है, ये सन 2012 में इसको आयोजित किया गया था। रियो अर्थ समिट 1992 के बाद, मतलब 20 सालों के बाद इसको किया गया था। और इसका जो शीर्षक था, द फ्यूचर वी वांट था। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129। सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नंबर 13 किससे संबंधित है? तो जो लक्ष्य नंबर 13 है वो आपका जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। किससे? जलवायु कार्यवाही से संबंधित। जबकि वाहिनी एवं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 7 में है, असमानता की कमी लक्ष्य 10 में है, और जलीय जीवों की रक्षा लक्ष्य 14 में है। प्रकृति का मेहतर या इसके विजय किसे कहा जाता है? तो अपघटक एवं जो कवक होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला है सार्गेश्वर सागर कहाँ स्थित है? तो सार्गेश्वर सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला है जैव विविधता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जल स्रोतों का संरक्षण को शामिल नहीं किया गया। अगला है 133। निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 का है। खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1947 का है। अर्थात इस प्रकार से तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। 134 देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण है। और ये कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय रिजर्व क्षेत्र कौन सा था? तो वो था नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। उसको सन 2000 में इसको शामिल किया गया था। जबकि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। आगे चलते हैं। और याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडलीय रिजर्व क्षेत्र हैं? तो कुल 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। अगला है जैव विविधता के वाह्य स्थाने और
वाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन शामिल है। वाह्य स्थानीय मतलब जहाँ पे मूल रूप से पाया जाता है वहाँ से हटाकर कहीं अन्य जगह पे उनका संरक्षण किया जाता है। तो इसमें वनस्पति उद्यान है, चिड़ियाघर है, जंतु उद्यान है, अर्थात 1 2 3 है, 1 2 3 है। पवित्र उपवन जो है ये वाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका 1 2 3 होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। अगला है 136 निम्नलिखित योजनाओं का सही कालानुक्रम के अनुसार कूट का चयन कीजिए। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 का है। कब का है? 1973 का है। और आपका प्रोजेक्ट ये हंगुल परियोजना जो है ये 1970 का है, 1970 का है। ये आपका केवल जम्मू कश्मीर के दाजिगाम राष्ट्रीय उद्यान में अब पाए जाते हैं। ये यूरोपियन रेंडियर प्रजाति के हिरन होते हैं। हाथी परियोजना 1992 का है। और फिर आपका घड़ियाल परियोजना, प्रजनन परियोजना जो है वो 74 का, 1974 का है। तो आप देखें इसमें सबसे पहले हंगुल परियोजना आता है 1970 का, अर्थात इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2143। अगला है दो सूचियां, इनको सम्मिलित करना है, राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पे अवस्थित हैं। तो आप देखें गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, कालेसर हरियाणा 3, बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अगला है 138 मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। 139 देखें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, पारा से मिनमाटा बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, परंतु फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता, बल्कि इससे जो है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में होता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आपका 92 में होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 97 में। कार्बन व्यापार जो है ये कार्बन व्यापार आपका कोटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में होता है, इससे संबंधित है। UNFCCC COP3 जो होता है कोटो प्रोटोकॉल जो कहलाता है 1997 में जापान में, इसके तहत कार्बन व्यापार की बात की गई। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन संरक्षण से संबंधित, किससे? ओजोन संरक्षण से संबंधित है, जो कि आपका 16 सितंबर 1987 को इसको हस्ताक्षरित किया गया और 1 जनवरी 1989 में यह प्रभावी होता है। अगला है यहाँ पर एक तरफ हवाई अड्डे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नगर हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? कानपुर में है। जबकि लखनऊ का हवाई अड्डा क्या है? अमौसी हवाई अड्डा है। फुर्सतगंज रायबरेली, हिंडन गाजियाबाद और बाबतपुर बनारस। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली का है, इसको 1957 में स्थापित किया गया था, 1957 में। जबकि जो सबसे बड़ा आपका वन्य जीव विहार है यहाँ पे कौन सा है? वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ में है। ठीक है। और वर्तमान में कुल 12 वन्य जीव विहार हैं। कितने हैं? 12 वन्य जीव विहार हैं। और सबसे छोटा जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ललितपुर का। आगे चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नहर का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, नहर पर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो यमुना नहर पर है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर किस फल के लिए प्रसिद्ध है उत्पादन के मामले में? तो यह जो है आपका लीची, किसके मामले, सॉरी संतरे के मामले में है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? अब इसको मैप में देखिएगा, सहारनपुर बनाता है। अगला है उदयन वासदत्ता की कथा किससे संबंधित? तो ये महिष्मती से संबंधित है, महिष्मती से। अगला है, सॉरी महिष्मती से नहीं संबंधित है, एक सेकंड गलत हो गया, महिष्मती से नहीं बल्कि कौशाम्बी से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में है। कुछ अन्य को भी आप याद रखिएगा। भारतीय या राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय स्तर पर देहरादून उत्तराखंड में। जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? ये भी देहरादून में है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला है 148 नंबर। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया? 1975 में किया गया, 1975। 149 देखें, यहाँ पे 2 जनपद और मुख्यालय को सम्मिलित करना है। तो कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो है आपका पडरौना।
सोनभद्र का जो है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। तो 2143 आपका 21 एक सेकेंड, बी ऑप्शन 2143 सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि कितनी होती है? तो कुल 14 की वृद्धि होती है। कैसे? आप यदि लिंगानुपात देखें 2011 में उत्तर प्रदेश का, तो ये था 912, जबकि 2001 में जो है ये 898 था। 898 था, मतलब कितने की वृद्धि हुई? 14 की वृद्धि होती है। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 943 है। और इससे जो है यूपी का जो लिंगानुपात है वो 31 अंक कम है, 31 अंक कम है। तो इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को यहाँ पर देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।